हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल सिंह सतना मध्य प्रदेश से सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, जिसने नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम से एनडीए 150 के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त किया। और आज मैं अपनी 5 डेज़ की एसएसबी जर्नी के बारे में बताने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि मैंने अपनी जो जर्नी थी उसको किस तरह शुरू किया। मैंने एसएसबी के लिए प्रिपरेशन के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को नवंबर के स्टार्टिंग मंथ में ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं अपने घर आने के बाद भी मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको कंटिन्यू रखा। जो भी मेरे को यहाँ से स्टडी मटेरियल्स मिले थे नॉलेज पार्ट के, जैसे कि जीडी के टॉपिक्स मिले थे, पीपीडीटी के प्रैक्टिस सेट्स मिले थे, उन सबको भी मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। और उसके बाद फिर हम लोगों की एसएसबी की डेट्स आ गई। मैंने अपनी डेट चूज़ कर ली थी नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम में 7 जनवरी से 11 जनवरी के बैच पे। और उसके बाद मैं 4 जनवरी को अपने घर से विशाखापट्टनम के लिए निकल गया। हम लोग विशाखापट्टनम 6 जनवरी को पहुंच गए थे। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी बस प्रैक्टिस करी थी ओआईआर की और पीपीडीटी की, क्योंकि लास्ट डे था तो थोड़ी नर्वसनेस तो रहती है। उसकी मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा यही विशाखापट्टनम सिटी घूमने। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर लास्ट वक्त पे, जब मतलब कि हमारा एकदम अहम वक्त पे हम पहुँच जाते हैं कि अगले दिन एग्ज़ाम है, अगले दिन कोई इंटरव्यू है, उस वक्त हम लोग रेगुलर से ज़्यादा अपनी स्टडी करने लगते हैं। तो उससे मेरे ख्याल से कि हमारे माइंड में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे जो हम लोग को अभी तक पता भी रहता है, कभी कभी हम उसको भी भूलने लगते हैं। मैंने इसीलिए लास्ट डे के लिए कुछ छोड़ा नहीं था। मैंने सब चीज़ पहले से प्रिपेयर कर ली थी। और लास्ट डे मैं विशाखापट्टनम सिटी को भी एक्सप्लोर करने इसी कारण से गया था कि थोड़ा मैं अपने माइंड को रिफ़्रेश कर दूं, जिससे कि मेरे को एसएसबी में मदद मिले। और ठीक ऐसा हुआ भी, मेरे को थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिला था, क्योंकि जो हमारा जर्नी का थोड़ा सा थकावट रहती थी वो दूर हो गई थी। और उसी के साथ साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्सेशन जब मिलता है तो हमारे आगे के काम भी पूरे होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 7 जनवरी को सुबह 6 बजे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट किए थे एमसीओ पे। वहाँ पे लगभग 105 स्टूडेंट्स आए थे। और उसके बाद फिर सबसे पहले हम सबको एक बस में बैठाया गया और फिर हम सब नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया था फ्रेशर्स और रिपीटर्स के बैच में। मैं जैसे कि फ्रेशर था, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैं फ्रेशर वाले ग्रुप में था। और जितने रिपीटर्स थे वो रिपीटर्स वाले ग्रुप में थे। मैं यहाँ एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि एसएसबी में जब से आप विशाखापट्टनम या फिर कोई भी आपका जो भी बोर्ड हो, उसके रेलवे स्टेशन पे जब से आप रिपोर्ट करते हैं, आप तब से अपनी पर्सनैलिटी दिखाइए। अगर आप बहुत अच्छे फ्रेंडशिप नेचर के हैं, जो ईजिली लोगों से फ्रेंडशिप कर लेता है, तो आप दिखाइए, क्योंकि उससे आप ही को मदद होगी। जैसे कि मैंने रेलवे स्टेशन पे ही अपने बढ़िया 3-4 दोस्त बना लिए थे जो फ्रेशर्स थे। और अच्छी बात ये हुई कि आगे चल के हम लोगों का ग्रुप भी सेम था, तो इससे हमारे ही मदद हुई। हम सब में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन था, जिसके कारण हम सब ग्रुप डिस्कशन के पार्ट पे थोड़े अच्छे से कॉमन स्टोरी तक अराइव हुए थे। उसके बाद जब हम लोग पहुँचे विशाखापट्टनम बोर्ड, तो हम लोगों को, जैसे फ्रेशर्स थे, तो हम लोगों को सबसे पहले ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म मिला था भरने को, और हमारा डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ। डॉक्यूमेंटेशन के चेक होने के बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया गया। यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप बहुत ही केयरफुल रहा करिए। आपके एसएसबी के कॉल लेटर पे वो हर चीज़ मेंशन होती है जो आपको लानी होती है, चाहे वो आपके ड्रेस हों, चाहे वो आपके शूज़ हों, सॉक्स हों, आधार कार्ड, मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जितनी भी चीज़ आधार कार्ड में मेंशन होती है, जितनी भी चीज़ आपके एसएसबी कॉल लेटर पे मेंशन होती है, हर वो छोटी से छोटी चीज़, भले चाहे वो कितने एक वर्ड का क्यों ना लिखा हो, आरटीपीसीआर रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आप वो हर चीज़ ले जाया करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि बहुत बच्चे होते हैं जो लोग डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण आगे बढ़ नहीं पाते। तो उसमें जब आपकी ये रिटर्न की पूरी मेहनत, जब आपकी एक डॉक्यूमेंट ना ले जाने की गलती से जब ख़राब हो जाती है, तो उसमें बहुत दुख होता है। इसीलिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कॉल लेटर में, वो सब के सब आप ले जाया करिए। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए, हम सब के सब लड़के लोग। फिर हम लोगों को एक विशाखापट्टनम के जो टेस्टिंग हॉल था वहाँ बैठा दिया गया हम लोगों को। उसके बाद एक सर आते हैं, वो हमें ओआईआर के टेस्ट के बारे में सारी ब्रीफिंग देते हैं कि
OIR में आपको 2 टाइप के टेस्ट मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट, और उनके फिर आपको एक OMR शीट मिलेगी। उसके पहले आपके प्रैक्टिस सेट्स होंगे 5, 15, 20 क्वेश्चंस के। उसके बाद हम लोगों को एक OIR के प्रैक्टिस बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ मैं OIR की प्रैक्टिस बुकलेट और OIR टेस्ट के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को यहाँ पे OIR की क्लासेस लगती थी और जो हम लोगों को एक अलग से एक बुक मिली थी OIR की, जिसमें सारे OIR के क्वेश्चंस थे अलग अलग टाइप के, जैसे कि ब्लड रिलेशंस थे, सीक्वेंसिंग के, वर्ड्स रीअरेंजमेंट के। तो ये सब जो हम लोगों को मिले थे, ये सब बहुत ही यूज़फुल थे, क्योंकि जब आप इन सब की प्रैक्टिस एक बार भी कर लेते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्योंकि OIR इतना टफ नहीं रहता, बट अगर आपकी थोड़ी सी भी बेसिक रीजनिंग अच्छी है तो आप OIR आराम से अच्छा गुड स्कोर कर सकते हैं। सो जो हम लोगों को यहाँ से OIR का जो सेट मिला था उसको मैं लगा लिया था, तो मेरे को OIR में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो हम लोग OIR करें, उसके बाद फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट सर आते हैं और वो हमको PPDT के बारे में ब्रीफिंग देते हैं। ब्रीफिंग देने के बाद हम सबको PPDT की शीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं और हम सबको बताया जाता है कि अब ये रूम पूरा डार्क हो जाएगा और इसमें एक पिक्चर फ्लैश होगी 30 सेकंड्स के लिए जो ब्लर होगी, और उस ब्लर पिक्चर के बारे में आपको स्टोरी लिखनी है। सो फिर हम सब अपना पूरा जो भी मटेरियल रहता है, पेन्स, बोर्ड्स, ये सब अपना तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग PPDT के लिए जाते हैं। तो PPDT में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने PPDT लगभग 6-7 बार प्रैक्टिस कर ली थी, वो पूरे एकदम फुल एनवायरनमेंट में PPDT के, और ग्रुप डिस्कशंस भी कर लिए थे। तो PPDT में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, और जो भी मतलब ब्लर पिक्चर दिखाई जाती हैं एक्चुअल SSB पे, वैसी ही पिक्चर्स यहाँ पे भी दिखती हैं, तो ब्लर दिखती हैं, क्लियर भी कई कई जगहों पे क्लियर पिक्चर दिख जाती है। तो हर तरीके की पिक्चर की यहाँ पे हमें अच्छे से प्रैक्टिस करा दी गई थी, जिससे PPDT में स्टोरी राइटिंग और ऑब्जर्वेशन पार्ट में मेरे को दिक्कत नहीं हुई। PPDT की बात करें तो हम लोगों को एक ब्लर सी पिक्चर दिखी थी और उसमें हम सभी दोस्तों ने अलग अलग स्टोरीज़ बनाई थी। आज तक हम सभी जितने भी दोस्त रेकमेंड हुए थे वो हम सब आपस में डिस्कस करते हैं कि उसमें एक्चुअली में कैरेक्टर्स कितने थे। किसी को उसमें 2 गर्ल्स दिखी, किसी को उसमें 2 बॉयज़ दिखे, किसी को 1 गर्ल और 1 बॉय दिखा। सो ये ऑब्जर्वेशंस मैटर करती हैं, बट इतनी भी नहीं करती कि आप उसके चक्कर में, अगर आपके मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में आपने 2 मेल कैरेक्टर ज्यूम कर लिए जबकि उसमें एक फीमेल दिख रही थी, क्लियर नहीं दिख रही थी, ब्लर दिख रही थी, तो अगर आप उसमें मेल को भी अस्यूम कर ले तो ये ऐसी बात नहीं कि फिर आपका पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद चली गई। वो हर चीज़ में आपको SSB जज करता है। अगर आपकी एक चीज़ गलत है तो ये नहीं कि आपकी फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आगे भी बढ़ने के चांसेस हैं। सो उसमें हम सब ने अलग अलग स्टोरीज़ बनाई और उसके बाद हमको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। लगभग 8 से 9 बच्चे हर ग्रुप में थे और इस हिसाब से हम सभी बच्चों को 4 रूम्स अलॉट किए गए थे। 4 रूम में हम सब अलग अलग जाके बैठ गए थे। जो फ्रेशर्स थे उनका अलग GD हो रहा था PPDT का, रिपीटर्स वालों का अलग GD हो रहा था PPDT का। तो फ्रेशर्स में जैसे कि हम सब आपस में दोस्त थे तो हमारा डिस्कशन अच्छा चला था। सब ने, किसी ने 2 कैरेक्टर्स मेल अज्यूम किए, किसी ने फीमेल अज्यूम किए, और उसके बाद फिर हम सब ने फाइनल स्टोरीज़ पे आए अपनी। उसके बाद फिर हमारा जब GD शुरू हुआ तो उस पर हम लोग कॉमन स्टोरी पे भी आ गए थे और फिर हम सब ने एक लड़के को अपने ग्रुप से नॉमिनेट किया था जिसने कॉमन स्टोरी बोली। यहाँ मैं एक और मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर PPDT में आप ग्रुप की कॉमन स्टोरी नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन इन नहीं होगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरी केस देख लीजिए, मैंने अपने ग्रुप की PPDT में कॉमन स्टोरी नहीं बोली थी पर फिर भी मैं स्क्रीन इन हो गया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि आप मिथ्स में मत पड़ा करिए, आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाट मैटर्स इज़ योर परफॉर्मेंस ओनली। तो उसके बाद फिर हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन हो गया और फिर हम सबको बाहर भेज दिया गया और हमें लंच के लिए भेज दिया गया। लंच के बाद हम सब वापस वो टेस्टिंग हॉल में आके बैठ गए और उसके बाद लगभग आधे 1 घंटे के बाद हमारे साइकोलॉजिस्ट सर आते हैं और वही थोड़ी बातें करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं कि जिन बच्चों का आज स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगा वो आप डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि लाइफ में यही नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो अगली बार पास नहीं होंगे। बहुत बच्चे हैं जो अपने 15-16 अटेम्प्ट में भी पास होते हैं। तो ये मत सोचिए कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप फिर वो लाइन को छोड़ दीजिए। कीप ट्राइंग, आप एक दिन तो सक्सेस ज़रूर होंगे। तो उसके बाद फिर हम लोगों को PPDT के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। यहाँ PPDT में रिजल्ट्स में मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे को स्क्रीनिंग टाइम पे मेरा चेस्ट नंबर 5 था और टोटल आए थे लगभग 105 बच्चे। सो जो PPDT के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे वो पूरे एकदम रैंडम ऑर्डर पे हो रहे थे।
तो वहाँ वो शुरू करते हैं चेस्ट नंबर 101, फिर आते हैं चेस्ट नंबर 18, फिर चेस्ट नंबर 1, फिर चेस्ट नंबर 7। इस तरह में फिर हमारी एकदम हार्ट बीट बढ़ती रहती है कि क्या हम होंगे कि नहीं। तो मतलब ठीक है, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है आपका। सो मेरा नाम 18th नंबर पे अनाउंस हो गया था कि चेस्ट नंबर 5, तो मैं खड़ा हो गया और मैं गया जल्दी से अपना चेस्ट नंबर ले लिया। मेरे को चेस्ट नंबर 18 अलॉट हो गया था स्टेज 2 के लिए। उसके बाद हम सब जितने भी स्क्रीन इन हो गए थे लड़के, हम सबको एक जगह पे खड़ा कर दिया गया और जितने स्क्रीन आउट लड़के थे उन सबको उनका लगेज लेके बाहर भेज दिया गया। उसके बाद हम सब जितने स्क्रीन इन हुए थे हम सबको वापस टेस्टिंग हॉल में बैठाया गया और वहाँ पे हमसे 3 PIQ फॉर्म भरवाए गए। हम कहाँ जो सर थे उन्होंने कहा था कि एक फॉर्म साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, एक फॉर्म GTO के पास जाएगा, एक फॉर्म IO के पास जाएगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, तो आप 3 फॉर्म भर दो। तो हम सब ने 3 फॉर्म भरे थे। यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि सेंचुरियन में जैसे कि हम लोग का जब इंटरव्यू होते थे तो हमसे PIQ फॉर्म फिल करवाया जाता था, तो उससे भी आपकी PIQ फॉर्म फिल करने से भी आपकी एक अच्छी सी हैबिट डेवलप हो जाती है कि फॉर्म किस तरह फिल करना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स इन SSB। आप किस हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे वही मेन डिसाइड करता है कि आप रेकमेंड होंगे कि नहीं होंगे। तो जितना अच्छे से आप मतलब जितना डिटेल तरीके से, जितना क्लियर तरीके से आप अपना PIQ फॉर्म फिल करेंगे, सामने वाला असेसर उतने खुश होगा कि ठीक है ये लड़के में कुछ तो बात है। अगर आप उसमें PIQ फॉर्म में कटिंग करेंगे, ओवर राइटिंग करेंगे, गंदी हैंड राइटिंग से लिखेंगे, तो सामने वाले में एक ऑलरेडी एक बैड इमेज आपकी बन जाएगी, प्री कंसीव्ड इमेज, और प्री कंसीव्ड आइडियाज़ को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। सो ट्राई टू बी गुड एट एवरी स्टेज। उसके बाद हमसे PIQ फॉर्म फिल करवाए गए और हमसे एक और फॉर्म फिल करवाया गया जिसपे साइकोलॉजिस्ट GTO और IO अपने मार्क्स लिखते हैं, तो वो बाद में उनके पास चला जाता है फॉर्म। हमसे फिर फ़ोटो स्टिक्स करवाई गई और हमको फिर हमारा लगेज दे दिया गया था और हमारे फ़ोन्स ले लिए गए और हमको हमारी डॉर्मेट्रीज़ में भेज दिया गया। उसके बाद हम सब टोटल 26 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे और हम सब 2 डॉर्मेट्रीज़ में रह रहे थे। सो डॉर्मेट्रीज़ में रहने का भी एक अलग मज़ा रहता है। आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ अपना बेड शेयर करते हैं, डिनर करने भी साथ जाते हैं, लंच करने, तो ये सब का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि हर लड़के को अपनी लाइफ में एक बार SSB ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि SSB अगर आप ये मैटर नहीं करता कि आप रेकमेंड हुए कि नहीं हुए, बट जो SSB का माहौल रहता है वो बहुत मैटर करता है। वो आपको बहुत नई चीज़ सिखाने को देता है। जैसे कि मैं वहाँ गया तो हम लोग ने TT खेलना बहुत अच्छे से सीख लिया था। वहाँ एक और एक गेम था फूसबॉल, हम लोग उसको भी खेल रहे थे। तो ये सब एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस रहता है हर एक लड़के के लिए, भले चाहे वो पहले उन चीज़ों को खेला हो, बट तब भी। तो ये सब था। उसके बाद फिर हम लोग अपना डिनर किए और सब लोग अगले दिन साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने लगे थे। हालांकि मैंने कोई स्टडी मटेरियल लेकर नहीं गया था, क्योंकि मैं लास्ट वक्त में अपने दिमाग में कोई प्रेशर नहीं देना चाहता था। बट मैं देख रहा था कि बहुत से लड़के लोग कॉपीज़ लाए थे, उसमें लगभग 300-400 WATs लिखे थे, उनके सेंटेंसेस रट रहे थे, अपने SDT याद कर रहे थे। ठीक है, हर बंदे का अपना अपना रहता है। सो अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो आप ले जाइए, बट मेरे हिसाब से आप अपने लास्ट वक्त में अपने दिमाग को ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, उसको रिलैक्स होने दीजिए, क्योंकि जितना आप रिलैक्स होंगे आपका माइंड उतना ही ओपन रहेगा न्यू आइडियाज़ के लिए। सो उसके बाद फिर हम लोग सुबह 6 बजे उठे, हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था और हम लोग 7 बजे चले गए अपने फ़ोटो सेशन के लिए। फ़ोटो सेशन हमारा होता है, आधे घंटे लग जाते हैं उसमें। फ़ोटो सेशन पे हम सभी लड़कों को बैठाया गया था और हमारी फ़ोटो खींची गई थी। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे अपने टेस्टिंग हॉल में बैठ जाते हैं और वहाँ हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं और हमको साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं। सो साइक टेस्ट के बारे में बताने से पहले, उसके एक्सपीरियंस बताने से पहले, मैं आपको वापस सेंचुरियन का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी शशि सर ने क्लासेस ली थी हमारी, TAT की, WAT की, SRT की, SGT की, वो सब बहुत यूज़फुल थी। TAT में सर का जो 30 सेकंड्स रूल था, हीरो आइडेंटिफाइंग, कैरेक्टर आइडेंटिफाइंग, बैकग्राउंड, हिंट ऑफ द इमेज का, WATs में किस तरह हमें थिंक करना होता है, SRTs में हमें किस तरह अपने रिस्पॉन्सेस ड्राफ्ट करने होते हैं, कीवर्ड्स के बारे में बताया था सर ने। SDT में कौन सी हमें क्वालिटी अपनी दिखानी होती है, कौन सी क्वालिटी को रोक के रखना होता है, ये सब के बारे में जो भी शशि सर ने हमें गाइड किया था वो सब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था, जिसकी मदद से जिसकी साइक टेस्ट में मेरे को बहुत मदद मिली थी। फिर हम लोगों का TAT हुआ था। TAT में नॉर्मली पिक्चर्स आई थी, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स नहीं थी।
एक दो पिक्चर्स थी, जैसे एक पिक्चर थी माउंटेन वाली जिसमें एक माउंटेनर ऊपर खड़ा है और वो रस्सी से दूसरे माउंटेनर को खींच रहा है। एक पिक्चर थी नॉर्मल गली की जिसमें एक आदमी आगे चल रहा है, दूसरा आदमी पीछे चल रहा है। इसी तरह मतलब नॉर्मल पिक्चर थी। और एक बहुत फेमस पिक्चर थी जिसको आप लोग भी देखे होंगे, एक फार्म रहता है जिसमें एक किसान खड़ा रहता है, उसके सामने एक आदमी वो शर्ट पैंट पे। तो इस तरह की नॉर्मल डे टू डे पिक्चर्स आई थी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स नहीं आई थी। और अगर आप उसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका साइक टेस्ट अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा टीएटी ख़त्म हुआ, हमको फिर साइकोलॉजिस्ट ने WAT की ब्रीफिंग करी। और WAT की ब्रीफिंग करने के बाद फिर साइकोलॉजिस्ट ने WAT की स्लाइड्स चला दी और हमारे सामने कंटिन्यूसली 60 वर्ड्स आ गए। 60 वर्ड्स जो भी आए थे वो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो शशि सर की बुक थी रणनीति उसी से आए थे, सो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा WAT ख़त्म होता है, साइकोलॉजिस्ट सर थोड़ा ऐसे पूछते हैं कि टायर्ड हो गए आप क्या लिख लिख के, तो हम बोलते हैं नो सर वी आर फुल सेट टू गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट सर थोड़ा हंसते हैं, बोलते हैं चलिए फिर चलते हैं। उसके बाद फिर साइकोलॉजिस्ट सर हमें SRTs की ब्रीफिंग देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों को जो डॉजियर मिला था उसमें SRTs लिखी नहीं थी, उसमें सिर्फ नंबर्स लिखे थे। और हम लोगों को फिर एक अलग से SRTs की बुकलेट दी जाती है जिसमें 60 SRTs थी, DIPR की बुकलेट रहती है। और फिर वो DIPR की बुकलेट फिर हम लोग खोलते हैं और एक एक करके SRT सॉल्व करते हैं। SRTs पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्वांटिटी नॉट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज़ क्वालिटी। ये मैटर नहीं करता कि आप 60 SRTs करेंगे तभी आप रेकमेंड होंगे। अगर आप 40-45 कर रहे हैं तो वो भी गुड है। जैसे मैंने 45 SRTs की थी, सो डैट वॉज गुड। यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द SRTs हमारी बुक से ही आई थी जो सेंचुरियन से मुझे मिली थी। सो SRTs अगर आप उस बुक से कर ले रहे हैं, रणनीति से जितनी भी SRTs हैं, अगर आप रणनीति से कर ले रहे हैं तो आपको SRTs और कहीं से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात की मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ क्योंकि 99% SRTs उसी बुक से आती हैं, क्योंकि उसमें इतनी सारी SRTs है कि मेरे ख्याल से DIPR वाले भी उसी में से देते हैं। सो फिर हमारा SRTs हुआ था। मैं SRTs में एक और चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि SRTs में हमको टाइम का पता नहीं रहता, हमारी वॉचेस ले ली जाती हैं। सो मतलब 30 मिनट्स का टाइमिंग रहता है हमको 60 SRT सॉल्व करने के लिए। तो जब मैं 40 SRTs कर चुका था, उसके बाद हमारी जो बुकलेट थी उसमें 41 SRTs बहुत छोटी थी कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन करप्शन ऑफ इन इंडिया तो वो बहुत मतलब सिंगल लाइन लिखी हुई थी और बाकी SRTs 2-3 लाइन में लिखी हुई थी। तो गलती से मुझसे 41 नंबर की SRT मिस हो गई और मैंने फिर अपनी सीक्वेंसिंग बिगड़ गई थी मेरी, जिसके कारण मैंने 41 में अपनी 42 SRT लिख दी थी, 42 नंबर पे 43 वाली SRTs लिख दी थी और 45 नंबर पे फिर जब मेरे को याद आया तब मैंने उसमें 41 वाली लिखी। सो इस बात से मेरे को फिर मतलब थोड़ा डर होने लगा कि क्या मैंने गलती कर दी यार, क्या इसके कारण मेरा रिकमेंडेशन रुक जाएगा। बट फिर साइकोलॉजिस्ट ने हमको फिर SDT की ब्रीफिंग देने के बाद जब हमारा SD हो गया तब उन्होंने यही कहा कि अगर आपने इस टेस्ट में साइक टेस्ट में अगर आप कोई भी पार्ट में अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो दुखी मत होइए, अभी GTO और इंटरव्यू बचा है आपका जो पूरा एनालिसिस है वो तीनों टेस्ट के हिसाब से होगा, एक टेस्ट के हिसाब से नहीं होगा। सो थोड़ा उनकी बातों से कॉन्फिडेंस मिला और फिर हम लोग फिर GTO अगले दिन था हमारा, तो हम लोग GTO के लिए गए। सो फिर हम लोग GTO के लिए सुबह उठे, सुबह हमको ब्रेकफास्ट में वही कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क मिला था और उसके बाद फिर हम लोग 6:30 बजे GTO ग्राउंड पर रिपोर्ट कर दिए। GTO ग्राउंड में रिपोर्ट करने के बाद हमारे जो GTO सर थे, 2 हमको GTO सर अलॉट थे, तो वो हमको पहले बस थोड़ा बताते हैं कि आपको जहाँ जाना है रनिंग करके जाना है, हाउस तो जोश, हम सब बोलते हैं हाय सर। तो उसके बाद फिर हम लोगों को एक रूम में बैठाया जाता है और वहाँ पे हमको ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स में मैं यही बात कहूँगा कि यहाँ पे जो भी हमको कर्नल शर्मा सर और कर्नल प्रमोद सर ने टिप्स बताई थी कि आपको GTO में किस तरह परफॉर्म करना है, वो बहुत ही यूज़फुल थी। और रही बात ग्रुप डिस्कशन और की, तो उसमें जो भी हमको यश सर ने टॉपिक्स पढ़ाए थे जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब बहुत यूज़फुल थे क्योंकि हम लोगों को जो GD में टॉपिक मिला था, फर्स्ट टॉपिक वो रशिया यूक्रेन वॉर से ही रिलेटेड था कि रशिया यूक्रेन वॉर पे इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या उसे रशिया की तरफ हो जाना चाहिए या क्या उसे रशिया का साथ छोड़ के वेस्ट की तरफ चले जाना चाहिए या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में होना चाहिए। हमको ये 3 लीड्स मिली थी और हमारा दूसरा टॉपिक भी मिल गया था, जिसके बाद फिर हमको टॉपिक डिसाइड का टाइम मिला। तो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक रशिया यूक्रेन वॉर पे डिसाइड कर लिया था
और उस पर मैंने फिर जो भी हमको यश सर ने बातें बताई थी कि हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पॉइंट्स मैंने उस पर ऐड किए थे कि रशिया हमारी मदद करता है तो हमें उसको उसकी तरफ अपना सपोर्ट देना चाहिए। उस पर मैंने टेक्निकल टर्म्स भी बहुत ऐड किए थे जो हमको यश सर ने बताए थे, जैसे कि NPT CTBT। सो जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है आप उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। सो हम लोग का GD अच्छे से हो गया। उसके बाद हम लोगों को कॉमन GD टॉपिक दिया जाता है जो सिर्फ एक मिलता है, GTO देते हैं। तो वो हमारा था कि आजकल के यूथ्स अपनी जो भी ड्रीम्स हैं उनको फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहली लीड थी कि पेरेंट्स प्रेशर, दूसरी लीड थी लैक ऑफ रिसोर्सेस और मनी, और तीसरी लीड थी कि लैक ऑफ अवेयरनेस। सो इस पे हम लोग का डिस्कशन शुरू हुआ था। मैंने लैक ऑफ अवेयरनेस पे बोला था। और मतलब ऐसा मत समझिए कि अगर ग्रुप डिस्कशन पे आप जिस लीड पे बोल रहे हैं बाकी सारे लोग दूसरी लीड पे बोल रहे हैं तो आप अपनी लीड स्विच कर दीजिए। मेरे हिसाब से लीड स्विच करना ठीक बात नहीं है। आप जिस लीड में शुरू कर रहे हैं आपने कुछ सोच समझ के चुनी होगी उस लीड को, तो अपने पे विश्वास रखिए और आपने जो भी लीड चुनी है उस पर आप अपना बोलना कंटिन्यू करिए। उसके बाद हमारा GD हो जाता है, फिर हमारा GP शुरू होता है। GP भी मतलब आसान था, ईजी हो गया था। फिर हमारा PGT शुरू होता है। PGT के जो भी स्ट्रक्चर्स थे, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कर चुके थे तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। PGT, HGT, FGT, कमांड टास्क, इन सब पे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। उसके बाद फिर हम लोग का जो PGT हुआ था तो हम सब ने ग्रुप ने सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट कर दिए थे। और मतलब मैं इंटरनेट पे सुनता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स जो भी रहते हैं वो 3rd ऑब्स्टिकल पे जाकर रुक जाते हैं और उनको वहाँ तक पहुँचने में ही 45 से 50 मिनट्स लगते हैं। बट जो हमारा ग्रुप था उन सब में इतने अच्छे लोग थे, सब कोऑपरेटिव थे कि हम लोगों ने चारों के चारों PGT ऑब्स्टिकल्स 32 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए थे। हमारे GTO सर भी कह रहे थे कि यू गाइस हैव डन वेरी वेल एज यू हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 टास्क ऑफ द PGT इन द 32 मिनट्स एंड दैट इज़ वेरी गुड। सो उससे हम सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद PGT के बाद हमको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाता है और जब हम लौटते हैं तो हमारे ग्रुप को हाफ में डिवाइड करके HGT किया जाता है। फिर अब मैं बताना चाहता हूँ कि PGT पे मैंने ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं दे पाए थे, लगभग मैंने 2 ही 3 सॉल्यूशंस दिए थे। सो मैंने सोचा कि चलो अब HGT पे अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, क्योंकि GTO ने भी बोला था कि अगर आप एक टास्क में परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप अगले पे ध्यान दीजिए। तो मैंने HGT पे अच्छे से परफॉर्म किया। मैंने उसमें भी 2-3 आइडियाज़ दे दिए थे तो जिससे मेरे को थोड़ा अच्छा लगा था। HGT के बाद फिर हम लोगों का उस दिन का GTO 1 रुक गया था और साथ ही साथ इंटरव्यू भी लड़कों के शुरू हो गए थे साइक वाले टेस्ट के दिन से। सो मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा GTO के फर्स्ट डे में ही हो गया था, जिस दिन हमारा PGT HGT हुआ था। तो इंटरव्यू के बारे में बात करने से पहले मैं अपने GTO 2 के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा GTO 2 शुरू होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स से। सो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में भी बहुत मज़ा आई थी। हमारे GTO सर बड़े अच्छे थे, वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि आपको टाइगर लीप पे अपना जो GOR का जो आपने मैस्कॉट चुना था वो बोलना है। तो हम सब हमारे ग्रुप ने निंजा हथौड़ी का मैस्कॉट चुना था, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो हम सब वही बोल के आगे बढ़ रहे थे GOR में, जो हमारी फर्स्ट डे में हमारी GOR भी हो गई थी। सो हम सब उसी को बोल रहे थे। तो टाइगर लीप पे उसी को बोलना था। डबल पोडियम जंप में उसने कहा था कि आपको अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनका नाम लेना है, स्पेशली क्रश का नाम लेना है। सो उस पर थोड़ा मतलब दिक्कत हुई थी। बाकी उसके बाद फिर आगे बढ़े तो हम लोगों को वही कमांड टास्क में हमारे जो वो थे कमांडो वॉक पे हमारे जो GTO सर थे उन्होंने कहा था कि आप जब टॉप पे चढ़ जाओ तब आपको शाहरुख खान की पोज में अपने हाथ फैलाने हैं और अपना नाम लेना है कमांडो स्वप्निल सिंह। तो जब GTO करते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स तो उस वक्त हंसी भी आती रहती है, क्योंकि GTO सर ऑटोमेटिक हंसाने वाले एलिमेंट्स ऐड करते रहते हैं कि शाहरुख खान जैसे हाथ फैलाओ। तो उस तरीके में थोड़ी हंसी आती रहती है, बट ठीक था। फिर इसी तरह इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कर लिए मैंने। टोटल 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए थे। लास्ट पे मैंने स्क्रीन जंप किया था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मैंने रेड पार्ट टच कर दिया था। बट ओवरऑल मैंने 9 to 10 ऑब्स्टिकल्स इंडिविजुअल किए थे। उसके बाद हम लोगों का कमांड टास्क शुरू हो जाता है। हमारा ग्रुप में टोटल 9 लोग थे, तो मतलब 1-1.5 घंटे लग गए थे कमांड टास्क पे। मेरे को जो कमांड टास्क मिला था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का कमांड टास्क था। तो कमांड टास्क में भी अगर GTO आपको थोड़ा ग्रिल करता है तो अंदर से फीलिंग आने लगती है कि हाँ शायद GTO की तरफ से मेरे को हाँ मिल गई है।
तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता कमांड टास्क पे। सबसे पहले कमांड टास्क में मेरे में जो था, हमको एक पीजीटी तरह का ही ऑब्स्टिकल्स मिला था। हमारे पे जो एनएसबी विशाखापट्टनम है, वहाँ पे हमें सर्कुलर कमांड टास्क नहीं मिले थे कि आइलैंड और बॉम्ब सिचुएशंस के, हमको पीजीटी जैसा ही एक स्ट्रक्चर मिला था। तो मेरा जो स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहले थी बेंच, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से वाइट थी, और उसके पीछे एक पोल था। तो जब जैसे ही कमांड टास्क मेरा शुरू हुआ तो मैंने बेंच के ऊपर जैसे ही अपना फट्टा रखा तो जीटीओ सर बोलते कि ऊपर वाला पार्ट में ब्लू कर दिया, अब क्या करोगे? तो मैंने नीचे से फट्टा डाल के पोल से अटैच करके आगे बढ़ा। फिर आगे बढ़ा तो हम 3 पोल्स थे हमारे, 2 एक अगल बगल थे और एक पोल आगे था। सो उस पर मैंने अपना जैसे ही बल्ली रखी तो सर बोलते कि चलो बल्ली हट गई, अब क्या करोगे? तो मैंने उसके बदले में रस्सी डाल दी। तो रस्सी डाली तो सर बोलते हैं उसी वक्त कि चलो मैंने दोनों पोल ही ब्लू कर दी, अब क्या करोगे? तो जब सर इस तरह बोल रहे थे, मैं अंदर ही अंदर मतलब थोड़ी हंसी आती रहती है कि अच्छा ठीक है, रेकमेंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जीटीओ सर की तरफ से हाँ हो गई। तो इसी तरह कमांड टास्क मेरा हुआ, और कमांड टास्क होने के बाद फिर हम फाइनल ग्रुप टास्क में के लिए आ गए। एफजीटी हुआ हमारा, और हमारा एफजीटी भी कंप्लीट होता है। उसके बाद फाइनल पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए। मेरा जो जीटीओ फर्स्ट डे के दिन था तो इंटरव्यू हुआ मेरा। इंटरव्यू पे बेसिकली जो भी क्वेश्चन थे, यहाँ पे मेरे 3 इंटरव्यू हुए थे। तो इंटरव्यू में जो एयर कॉमोडोर सर ने भी पूछे थे, मोस्ट क्वेश्चंस वही पूछे गए थे ज़्यादातर। और एयर कॉमोडोर सर ने भी बोल दिया था कि आई कैन सी सम क्वालिटीज़ लाइक ऑफिसर इन यू। सो मतलब उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। सो इंटरव्यू जो हुआ था मेरा, वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने लिया था एनएसबी विशाखापट्टनम के। तो उन्होंने शुरुआत मेरी एकेडमिक्स से की थी। 8 to 12th के परसेंटेज पूछे, और अपना एकेडमिक इंटरेस्ट, फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, सब्जेक्ट जिसमें मैं अपना और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये सब पूछा। उसके बाद फिर पेरेंट्स की तरफ आ गए थे, फैमिली के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हमसे। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की? तो मैंने बताया यस, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो पूछे उसमें क्या पढ़ाया गया? तो मैंने उसमें बता दिया कि साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया गया, जीटीओ के बारे में टिप्स दी गई, इंटरव्यू के बारे में टिप्स दी गई, और मैंने बोल दिया मिलिट्री एंड जनरल अवेयरनेस। अब मिलिट्री एंड जनरल अवेयरनेस में जितने टॉपिक मेरे को यहाँ से मिले थे वो सब तो मैंने प्रिपेयर कर दिए थे। तो बोलते हैं कि तब तो फिर आपकी मिलिट्री और जनरल अवेयरनेस अच्छी होगी। सो मैंने बोला यस सर, आई एम गुड इन द बायलैटरल रिलेशंस। अब उसमें डेप्यूटी प्रेसिडेंट मेरे बोलते हैं कि नो, आई विल नॉट आस्क द क्वेश्चंस अबाउट बायलैटरल, आई विल आस्क फ्रॉम ज्योग्राफी एंड टेल मी द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी। अब उस वक्त अचानक से मैं डर गया, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर की नहीं थी। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आ गया माउंटेन्स। तो मैंने बोल दिया सर माउंटेन्स। तो फिर वो बोलते हैं कि ओके, सो टेल मी द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। अब पूरा का पूरा इंटरव्यू शुरू हो गया, इसलिए एकदम ग्रिल वाला इंटरव्यू। तो मैं बोलता हूँ सॉरी सर, आई डोंट नो। फिर बोलते हैं नो प्रॉब्लम। फिर वो पूछते हैं कि टेल मी द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन आफ्टर माउंट एवरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एक्चुअली देखा जाए तो मैंने जब गूगल में सर्च किया था तो मेरे को K2 गॉडविन ऑस्टिन मिला था, बट उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था। उस वक्त मेरे हिसाब से तो था कि सेकंड हाईएस्ट है कंचनजंगा। तो मैंने सर के सामने फुल कॉन्फिडेंस से बोल दिया सर कंचनजंगा। बोलते हैं आर यू श्योर? तो मैं बोला यस सर श्योर। तो इंटरव्यू ऑफिसर ने भी 2 बार बोला आर यू श्योर, आर यू श्योर? बोला यस सर आई एम श्योर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कंचनजंगा था। तो मेरे को उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बोल दिया। तो फिर उसने उसमें भी घुमाया कि कंचनजंगा का दूसरा नाम क्या है। तो फिर वो तो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने उसमें बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो। बट फिर जब मैं आके चेक किया तो मेरे को पता चला अच्छा ये तो K2 था, गॉडविन ऑस्टिन। तो उस पर भी थोड़ी मतलब डर हो गया कि यार गलत बता दिए, सॉरी सर आई डोंट नो बोल दिया। बट हो गया, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। उसके बाद थोड़ा फादर्स प्रोफेशन से पूछे, जैसे मेरे पापा सीमेंट इंजीनियर है तो उससे थोड़ा पूछे कि सीमेंट सैंड का रेशियो क्या होता है, सीमेंट किस तरह बनती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी भाई बहन मम्मी पापा जो जितने भी वर्क करते हैं तो आप उनके वर्क्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। जो भी आपने PIQ पे लिखा है छोटी सी छोटी चीज़, उस चीज़ के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि PIQ ही एक जरिया है जिससे कोई भी एसेसर आपको जान सकता है। तो अगर आप उसको अच्छे से भर देंगे और उसके बारे में नॉलेज रखेंगे तो डेफिनेटली आप ही को आसानी होगी। सो इसी तरह इंटरव्यू चला मेरा, और मेरा इंटरव्यू 45 मिनट्स तक चला। इंटरव्यू ऑफिसर मुझसे अचानक से बातचीत करते करते बोलते हैं टेल मी द वॉल्यूम ऑफ द रूम वेयर यू आर सिटिंग। तो उस पर थोड़ा सा मतलब उसने ग्रिल किया। मैंने फीट पे बताया तो बोलते हैं मीटर पे बताओ, मीटर पे बताया तो बोलते हैं चलो वापस फीट पे बताओ। तो इस तरह थोड़ा घुमाया। तो बट उसमें भी अगर आप कॉन्फिडेंसली बोलेंगे तो वही मैटर करता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू पे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए नहीं थे।
बट जितने के जवाब दिए थे मैंने उसको फुल कॉन्फिडेंस से बोला था। और मेरे ख्याल से इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी यही चाहिए था कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में आप झूठ बोले या गलत बोले, मतलब जो चीज़ आप सच बोल रहे हैं उसको तो कॉन्फिडेंस से बोलिए। जिस भी चीज़ पे आपको डाउट है, बट डाउट है तो अगर आप उस पर डाउट है तब भी आप उसको कॉन्फिडेंसली बोलिए, क्योंकि आपके हिसाब से तो वही सही है। फिर बाद में जो होगा वो आप कॉन्फ्रेंस के लिए देखिएगा। तो फिर इसी तरह मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता है और फिर हम लोग विशाखापट्टनम बोर्ड में अपने रिक्रिएशन रूम पे बैठे थे, तो वहीं हम लोग गए। कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले हम सब के सब लोग आर.के. बीच गए थे, एक बहुत बड़ा बीच है विशाखापट्टनम का, वहाँ गए थे। हम सब जितने लड़के थे 26 में से 18 लड़के गए थे आर.के. बीच। वहाँ हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक की थी और मैंने वहीं पर आते आते आर.के. बीच का फुल फॉर्म देख लिया था, जिसका फुल फॉर्म था रामाकृष्णा बीच। अब इसके बारे में भी मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। अगले दिन जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई तो सुबह 7 बजे हम लोग को लगेज पैक करके हमारा लगेज एक जगह पे रख दिया गया जहाँ पे स्क्रीनिंग टाइम पे रखा गया था। उसके बाद हम सबको ब्रेकफास्ट करके टेस्टिंग हॉल पे बैठा दिया गया और एक एक करके हम लोगों की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं बाहर बैठा हुआ था और सामने एक स्क्रीन लगी थी। बताया गया था कि जब इस स्क्रीन पे नंबर आए तब आप जाना। तो जब मैं बैठा तब से लगभग 10 मिनट तक तो मैं बैठा ही हुआ था, मेरे को बुला नहीं रहे थे। तब मेरे को थोड़ा लगा कि लगता है मैं डाउटफुल केस पे हूँ, तभी मेरे बारे में डिस्कशन ज़्यादा चल रहा है। फिर अचानक से घंटी बजती है और चेस्ट नंबर 18 बुला लिया जाता है। तो मैं अंदर गया तो जैसे कि मुझसे हमारे जो एसएसबी का बैच था उसमें इस तरह था कि जिसका इंटरव्यू डेप्यूटी प्रेसिडेंट ले रहे थे उनसे कॉन्फ्रेंस में सवाल प्रेसिडेंट कर रहे थे, और जिनका इंटरव्यू प्रेसिडेंट ले रहे थे उनसे कॉन्फ्रेंस में सवाल डेप्यूटी प्रेसिडेंट कर रहे थे। तो जैसा मेरा इंटरव्यू डेप्यूटी ने लिया था तो कॉन्फ्रेंस में मुझसे प्रेसिडेंट ने सवाल पूछे कि हाउ वॉज योर स्टे, और उन्होंने पूछा कि आपको कौन से टास्क में डिफ़िकल्टी हुई, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप गलती अगर कर रहे हैं तो उसको एडमिट करिए कि हाँ मैंने ये गलती की है, क्योंकि यही मेन मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एसआरटीज़ में मैंने सीक्वेंसिंग पे गलती कर दी थी और इंटरव्यू पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए थे। तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, आईओ तीनों वही चीज़ देख रहे थे कि क्या मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने वो गलती की कि नहीं। और मैंने जब उन्होंने पूछा कि आप किस जगह पे इम्प्रूव करना चाहते, मैंने उनसे कहा कि सर मेरी एसआरटीज़ में सीक्वेंसिंग पे मैटर पे थोड़ा दिक्कत हो गई थी, मैंने सीक्वेंस बिगाड़ दिया था, जीटीओ पे मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता था, इंटरव्यू में मैंने थोड़े क्वेश्चंस नहीं किए। तो तब उन्होंने बोला अच्छा ओके वेरी गुड वेरी गुड। और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े इंटरव्यू से क्वेश्चंस पूछे जो मैंने नहीं पूछे, जब बताए थे इंटरव्यू पे, तो मैंने उनके आंसर्स देख लिए थे तो मैंने बता दिए। फिर हमारे प्रेसिडेंट से पूछते कि आप कहीं घूमने गए, तो मैंने बोला ये सर आर.के. बीच। तब उन्होंने पूछा कौन से आर.के. बीच। अब यहाँ मैं आपको विशाखापट्टनम सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि विशाखापट्टनम सिटी पे 2 मेजर बीचेस हैं, एक है आर.के. बीच, एक है ऋषिकोंडा बीच। दोनों को अगर आप शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो दोनों का शॉर्ट फॉर्म बैठता है आर.के. बीच। तो जिस आर.के. बीच में हम लोग गए थे वो था रामाकृष्णा बीच। मैंने आते टाइम उसको सर्च कर लिया था। तो जैसे ही मुझसे प्रेसिडेंट पूछते कि कौन से आर.के. बीच गए, मैं खुश होकर बोलता हूँ सर रामाकृष्णा बीच। तो बोलते ओह वाह वेरी गुड, अच्छा था। तो फिर वही हमसे पूछे और हमारे बगल में एक स्क्रीन रहती है जिसपे प्रेसिडेंट सर देखते हैं, तो वो उससे देख रहे थे और फिर मेरे को बोल दिया कि ओके नाउ यू कैन गो। फिर हम लोगों का लंच होता है और उसके बाद हमारे साइकोलॉजिस्ट सर आ जाते हैं। हमारे जो हर जगह पे रिजल्ट्स पे हमारे साइकोलॉजिस्ट नहीं हमको रिजल्ट सुनाए थे, तो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वही हमको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। सुबह हमारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट के द्वारा क्लोजिंग एड्रेस हो गया होता है। सो ये सब होता है, हमारा डेप्यूटी प्रेसिडेंट का क्लोजिंग एड्रेस होता है। उसके बाद फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट सर आते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अब मैं रिजल्ट सुनाने जा रहा हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट सर बोलते हैं कि कैसे सुनाऊँ। इंग्लिश में बोलते हैं कि हाउ डू आई से द रिजल्ट्स, सीक्वेंस वाइज और रैंडम वाइज। तो हम सब बोलते हैं सर सीक्वेंस वाइज। तो तब वो हमारे साइकोलॉजिस्ट सर हिंदी में हंस के बोलते हैं हाँ रैंडम वाइज सुनाऊंगा तो आप लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हम लोग भी थोड़ा हंसते हैं और बात तो वैसे थोड़ी थोड़ी सही कही थी कि रैंडम वाइज सुनाते तो अचानक से वो बोल देते चेस्ट नंबर 18, तो डर जाता कोई। तो उन्होंने सुनाया तो सबसे पहले चेस्ट नंबर 1 रिकमेंड हुआ। उसके बाद चेस्ट नंबर 1 के बाद डायरेक्ट वो बोलते हैं चेस्ट नंबर 18। अब मैंने इतनी गलतियाँ कर रखी थी कि मैं कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले और हर दिन हमारे टेस्ट होते, साइट टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, मैं हर दिन रात को भगवान से प्रे करता कि भगवान रेकमेंड करा दो, गलतियाँ तो की है बट रेकमेंड करा दो। कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले भी मैं पूरी रात मतलब भगवान से प्रे कर रहा था रेकमेंड करा दो। तो जब हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तब मैं बस भगवान का नाम रटे जा रहा था कि एक बार रेकमेंड करा दो।
तो जैसे ही चेस्ट नंबर 18 बोले, मैं खड़े होकर अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ अनाउंस किया मैंने। उसके बाद फिर 2 लड़के और हुए रेकमेंड, चेस्ट नंबर 20 और चेस्ट नंबर 24। उसके बाद फिर हम 4 कोई रिजल्ट सुनाने के बाद साइकोलॉजिस्ट चले गए। तो मैं जिस जगह पे खड़ा था, मैं उसी जगह पे अचानक से एकदम बैठ गया, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं सच्ची में रेकमेंड हो गया, क्योंकि गलतियाँ मैंने की थी। तो मेरे को डर लग रहा था कि क्या मैं रेकमेंड होऊंगा। बट जैसे ही उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, मेरी आंखों से एकदम आंसू आ गए। मैं लगभग 10 मिनट तक रोया था रेकमेंड होने के बाद, एकदम ज़मीन पे बैठ गया था। बट फिर हम वहाँ जो सर थे वहाँ पे, उन्होंने थोड़ा बोला कि अब तो तू रेकमेंड हो गया, अब क्यों रो रहा है। फिर हमको ले गए, हम पेरेंट्स से फ़ोन करके बताया मैंने यहाँ पे कि सर मैं रेकमेंड हो गया, तो सब ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। उसके बाद वही हमारे मेडिकल्स के फॉर्म भरवाए गए। और मेडिकल्स के फॉर्म पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप रेकमेंड हो जाते हैं, एक तरफ तो खुशी रहती है कि हाँ रेकमेंड हो गए, बट दूसरी तरफ जो आपको फॉर्म भरने में मज़ा आएगा वो अलग ही आएगा, जो आप सिर्फ और सिर्फ रेकमेंड होने के बाद ही आप फील कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे फॉर्म भरवाए जाते हैं, इतने सारे फॉर्म भरवाए जाते हैं कि एकदम थक जाता है इंसान। 3 बजे रेकमेंड हुए थे और हमको लगभग 3:15 बजे फॉर्म मिल गए थे, और तब से हमने भरना शुरू किया था। हम फॉर्म भरने के फुर्सत हुए थे लगभग शाम के 6 बजे। हम कंटिन्यूसली फॉर्म भरे जा रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तब भी हम कट कर रहे हैं, क्योंकि सर ने बोला था कि मेरे को आज रात तक फॉर्म चाहिए। तो हम जल्दी जल्दी फॉर्म भर रहे हैं, और उसके बाद हमने फॉर्म दिए। तो हम सोचे कि चलो फॉर्म भर के फुर्सत है तो थोड़ा इन्जॉय करेंगे। और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह हुई, हमको फिर 5-6 फॉर्म मिल गए, बोले कि इसको भी भरो। तब फिर थोड़े थके हम फॉर्म भर के। और हुआ ये था कि हम जितने 4 लड़के रेकमेंड हुए थे, जिस दिन हम रेकमेंड हुए अगले दिन से हम सबको फीवर चढ़ गया था, तो हम वो सेलिब्रेशन कर नहीं पाए थे। बट फिर हमारा मेडिकल्स हुआ INHS कल्याणी पे, लगभग 13 डेज़ चला, और फिर हम सब गए मॉल, वहाँ पे सेलिब्रेट किया। और उसके बाद फिर हमारी बोर्ड कॉन्फ्रेंस हो गई और फिर हम वापस आ गए। सो एंडिंग में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में जो भी ट्रेनिंग मिलती है, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसमें अच्छे से ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए, अपनी लैंग्वेज पे कमांड करिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए, आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, कहाँ आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप जिस दिन आप ये सब कर लेंगे, उस दिन आपको कोई भी रेकमेंड होने से नहीं रोक सकेगा। सो विद दिस, थैंक यू, जय हिंद। 21 डेज ऑफ SSB इंटरव्यू ट्रेनिंग का नया बैच हर सोमवार को शुरू होता है सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में। क्या आप भी लेना चाहते हैं इंडिविजुअल और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, जहां आपको OIR, PPNDT, साइकोलॉजी टेस्ट, GTO, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस एवं CPSS का फुल फ्लैश गाइडेंस चाहिए? आज ही संपर्क करें हमारी टीम से ऑफिशियल नंबर्स पर और ले अपना एडमिशन। थैंक यू, जय हिंद।